बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है कि जहाँ पे पाकिस्तान को 4 के मुकाबले में 3 मैचेस से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी तक इस सीरीज़ की बाज़गश्त और इस सीरीज़ के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के हवाले से और दीगर क्रिकेट अमूर के हवाले से जो है वो सिलसिला जारी है। कई फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं और साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद ने भी जो है वो फ्लोर पे बात की है पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तनकीद की जद में है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के 2 ऐसे क्रिकेट से जुड़ी नामवर शख्सियात से कि जिनका एक का ताल्लुक ग्रास रूट क्रिकेट से है कि जो जोनल सतह पे उनकी बड़ी खिदमत है क्रिकेट के हवाले से, और जहाँ जहाँ क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन को जो है ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि खेल और खिलाड़ी दोनों को सपोर्ट करें। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 2 जावेद खान साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आप सुना, शुक्रिया बुलाने। बहुत अरसे के बाद जावेद खान साहब से मुलाकात हुई है और अब जो गुज़िश्ता हमारे शोज़ थे उसमें आपने इनकी गुफ्तगू, तबसरे, तज्ज़िये सुने भी होंगे और डेफिनेटली आपने इनको पसंद भी किया था। और दूसरी शख्सियत जो मौजूद हैं, पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, लेकिन एक पाकिस्तान का माजी ऐसा था, एक सुनहरा दौर ऐसा था कि जब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर सितारों की एक कहकशां था। और ये एक ऐसी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जब क्रीज पर आते थे तो इनको अपने विकेट की अहमियत का अंदाज़ा होता था, इनको अपने विकेट की प्राइस का अंदाज़ा होता था और बहुत ही मुश्किल से ये जो है वो अपने विकेट जो है वो बॉलर को दिया करते थे। और आजकल जिस तरह विकेट थ्रो की जाती है इस तरह ये बिल्कुल भी इनके ये और इनके दौर के दीगर मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल भी अपने विकेट को थ्रो नहीं करते थे, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़बरदस्त होता था। आज जब नसीम शाह के छक्कों की बात हो रही है, मियादाद के छक्कों की बात हो रही है, तो इन्होंने स्टीव वॉक को भी छक्का लगाया था और फिर मैच को बराबर कर दिया था। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से आसिफ मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई और जावेद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सैफ अरीकी सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। हमारी टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। वर्ल्ड कप में भरपूर एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे कौमी कप्तान बाबर आजम। हम एक ही मुल्क से हैं, हमें मजमूई तौर पर सपोर्ट और खिलाड़ियों समेत टीम को बैक करने की जरूरत है। हसन अली। 10 साल एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर सकता, हर प्लेयर पर बुरा वक्त आता है, बाबर आजम का भी बुरा वक्त है। जावेद मियादाद। कौमी टीम में मिडिल ऑर्डर को ओपनर और ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना दिया गया, ऐसा कहाँ होता है? साबिक कप्तान यूनुस खान। वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऐसी तैयारी नहीं होती, अगर इस मिडिल ऑर्डर के साथ वर्ल्ड कप में गए तो मारे जाएंगे। शोएब अख्तर। T20 वर्ल्ड कप से कबल शाहीन अफरीदी का फिट होना बहुत जरूरी है। मौजूदा बॉलिंग लाइनअप से ऑस्ट्रेलिया में तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुद्दस्सिर नजर। साउथ अफ्रीका ने आखिरी T20 में भारत को शिकस्त दे दी। मोइन अली ने एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ICC ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में पाक भारत टाकरा 12 फरवरी को होगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा कि पाकिस्तान और जो इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ हुई है उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम पे तनकीदों का सिलसिला जारी है। आसिफ मुश्तबा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आसिफ भाई, ये जो सीरीज़ हुई कि जहाँ पे 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ थी, एक बड़ी सीरीज़ थी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, और इससे पहले जो टेस्ट नेशन है उनके दरमियान कभी भी T20 की सतह पर इतनी बड़ी सीरीज़ जो है वो नहीं हो सकी है। इससे पहले 2 मरतबा जो है वो 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज हुई और वो दोनों जो थे वो एसोसिएट कंट्रीज के साथ थी कि इसमें मलावी और मोज़म्बिक जैसी टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी। तो इस सीरीज से आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने से क्या वो एडवांटेज लिया कि जिस पर्पस के तहत ये सीरीज खेली गई थी? मतलब अगर उसको उन्होंने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मैनेजमेंट है या जो भी, उन्होंने तो अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकें। मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्होंने ये टीम पहले से बना दी थी कि जो भी ये टीम है इसी को हम खिलाएंगे और इसी को वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे।
तो उन्होंने कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं की कि अगर किसी वजह से कोई प्लान फेल होता तो उनका कोई प्लान बी हो। तो मुझे यहाँ प्लान बी कोई नजर नहीं आया, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज पैदा हुए हैं कि हम एक ही प्लेयर को, कई प्लेयर को बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर हम अगेन वही जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे तो हम वही रहेगा कि इफ एंड बट्स की बात होगी, कोई चला तो चला, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। उनकी सोच थी वो एक वन डायमेंशनल प्लानिंग थी कि यही स्क्वाड है, इसी में खेलना है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग मेरे हिसाब से सही नहीं होती कि आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। इसका कोई मकसद नहीं होता कि आप टीम कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे नो व्हाट टू डू। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप किसी प्लेयर को हटा के किसी प्लेयर को लेके आएंगे तो उससे टीम की कॉम्बिनेशन पे फर्क पड़ेगा। ये पहले भी होता रहा है, अभी पहले भी आता है, और पहले लोग भी परफॉर्मेंस करते रहे, अब भी परफॉर्मेंस करेंगे। ये जो थ्योरी है जो है, ये थोड़ी सी हमारे उसमें सिस्टम के हिसाब से इतनी बेहतर नहीं है। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, आपको लगता है कि डिड वी गेट द रियल एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज? इसमें जो है ना, इनको तैयारी अगर ये वर्ल्ड कप के हिसाब से थी तो ये सही नहीं थी। ये तैयारी 1 साल पहले शुरू हो जाती है किसी भी वर्ल्ड कप से पहले। यहाँ हुआ क्या है, मिडिल ऑर्डर इसलिए फ्लॉप हुआ है कि हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना ख़त्म कर दी। जो हमारे प्लेयर बन के आते हैं, मंच के आते हैं, जो 1000 रन सीज़न में करते हैं, वो टेस्ट भी खेलते हैं। एक टेस्ट में यानी 4 रोज़ा में टेस्ट की भी यानी विकेट ऑक्यूपेशन भी उसमें सीखते हैं। वनडे खेल के वो एक सिंगल डबल और रन्स को भी करते हैं। और एक मौका ऐसा आता है 4 रोज़ा क्रिकेट में कि 2020 का भी फॉर्मेट बन जाता है। तो जो प्लेयर उस पूरे प्रोसेस से गुजर कर आता है तो वो इन कंडीशन में एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर बनता है। आजकल बदकिस्मती से क्या हो रहा है, PSL को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। एक लड़के ने 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी और आपने उसको टीम में इंक्लूड कर दिया। उन प्लेयर्स के साथ बहुत ज्यादती है मेरी नज़र में, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक में। और आप डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने लड़कों को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं सब, लेकिन उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। इस इन सेंस क्या है, ठीक है, उनको आप टीम में जो है ना सिलेक्ट करें। अच्छा आसिफ, जो मिडिल ऑर्डर की बात की इन्होंने या डोमेस्टिक की जो बात की है जावेद साहब ने, आप मुझे जब आपके रिकॉर्ड्स चेक करता हूं, मैं स्टैट्स चेक करता हूं, तो मैंने ये देखा कि आसिफ मुश्तबा जैसा मिडिल ऑर्डर जो पाकिस्तान की बैकबोन बन के साबित हुआ। आज भी जब ये बात होती है कि अगर विकेट की अहमियत का एहसास करना है तो आसिफ मुश्तबा को आप फॉलो करें, उनको कॉपी करें। मैं ये जब देखता हूं कि आसिफ मुश्तबा का जब डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास में 8वें पे 9वें पे या लोअर ऑर्डर में उनको खिलाया गया, साजिद रियाज जैसा ओपनर जो था वो जब विल्स कप खेला तो 8वें 9वें नंबर पे खेला है। तो आपको लगता है कि जो अब जो है वो थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो या तो रहा नहीं है या बहुत आसान हो गया है? कंपटीशन, ये तो जो सिस्टम हमारा वो बताया कंपटीशन है, क्योंकि इतनी डोमेस्टिक होती है, इतने प्लेयर्स परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन तो होगा। अब उसको वो कंपटीशन का एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक डिफरेंट इश्यू है। क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो कंपटीशन कैसे बनेगा? अगर आप एक ही कुछ प्लेयर को साथ साथ खिलाए जा रहे हैं, और जो परफॉर्मेंस है, जो बात हुई है कि जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक में, उनको अगर चांस नहीं देंगे तो फिर वो एक कंपटीशन बन ही नहीं सकता। कंपटीशन उसे बनाया जाएगा आप परफॉर्मर को चांस देंगे तो पता चलेगा कौन सा प्लेयर किस वक्त जो है वो बेहतर पोजीशन में खेल सकता है और बेहतर सिचुएशन में खेल सकता है। नेट्स में खेलना, मैच में खेलना, ये कोई नई बात नहीं, ना नॉट ए रॉकेट साइंस के 2 डिफरेंट चीजें होती हैं। तो जो परफॉर्मेंस करे उसको मैच खेलना चाहिए। डजंट मेक डिफरेंस के अगर वो नेट में कैसा खेल रहा है या उसके ताल्लुकात कैसे हैं या जो भी हैं इसके। अच्छा आसिफ भाई, मुझे याद है कि आप मिडिल ऑर्डर खेलते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए इनिंग भी ओपन की है और शारजा में आपकी जो ओपनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त रही। अभी बात ये हो रही है, अभी यूनुस खान का भी आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि ओपनर को मिडिल ऑर्डर बनाया जा रहा है, मिडिल ऑर्डर को ओपनर बनाया जा रहा है। तो ये तो माजी में भी होता रहा है, लेकिन माजी में ये तजुर्बे हम कामयाब होते हुए इसलिए देखते थे क्योंकि बेसिक अच्छी होती थी, मिडिल जो डोमेस्टिक का रगड़ा था वो प्लेयर ने खाया हुआ होता था। अब इस तरह के नतीजे हमें मौसूल नहीं होते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप पूरा बैक पीछे जाएं तो हमारे पास जो वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर है वो सईद अनवर और आमिर सोहेल की रही है, माजिद खान और सादिक मोहम्मद के बाद ना। फिर उसके बाद हमारे मुदस्सिर नजर और मोहसिन खान आए। अगर आप देखा जाए तो सईद अनवर, आमिर सोहेल जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी वो दे वर नॉट एन ओपनर्स। ओपनर्स बाद में, जैसा आपने कहा कि स्टैंड अच्छा था तो वो ओपनर में एज ए ओपनर जो है वो बन गया और परफॉर्मेंस किया। क्योंकि ओपनर्स जो है वो मिडिल ऑर्डर तो बन सकता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर का ओपनर बनना ज़रा मुश्किल होता है आजकल के जमाने में, ठीक है ना। तो ओपनर, इसमें आपने आमिर सोहेल की, सईद अनवर की बात की, इसमें आपका भी तो नाम शामिल है, आपने भी तो ओपन किया शारजा में जाके।
हाँ, मैंने तकरीबन पाकिस्तान के 6 या 7 मैचेस में ओपन किए, क्योंकि उस वक्त हमारे ओपनर्स वो मेकशिफ्ट था ऑफ कोर्स के हमारे ओपनर्स वक्त अनफिट हो गए, तो मैंने ओपन की थी। फिर जब उसमें परफॉर्मेंस किया तो उन्होंने थोड़े से और खेले, फिर जब ओपनर्स फिट होके आ गए तो मैं वापस में मिडिल ऑर्डर पे आ गया। तो ये जरूरी है कि जब जरूरत पड़े तो हमारे प्लेयर्स हर पोजीशन में खेलने को तैयार हों। तो ये जो है ये प्रिपरेशन से होता है इसमें, और माइंडसेट से होता है इसमें। ये नहीं होता कि मैं वहां नहीं खेल सकता, जो कि मैं आजकल बड़े अरसे से सुनता रहा हूँ कि उसको उसका नंबर नहीं मिला, उसको ये नंबर मिला। नंबर से क्या होता है यार, आप प्रोफेशनल हो, जहां नंबर खेलने मिला आप खेलो। ये मुझे नहीं कहो कि मुझे आसानी नहीं मिली, मुझे ये सब एक्सक्यूजेज हैं सर जी। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूजेज जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो बड़ा एक आजकल नई नई टर्म्स सुनने को मिलती हैं, हर हार के बाद हम सुनते हैं जी हम 10-15 रन शॉर्ट रहे, हम हार के बाद सुनते हैं जी हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। अब आजकल एक और नई चीज सुनने को मिल रही है कि जी रोल डिफाइंड नहीं है। तो भाई रोल डिफाइंड नहीं है, आप पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन आप क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, आपको पता होता है कि आपका क्या रोल है। ये सब जो डोमेस्टिक में आप जुड़े हुए हैं, क्लब क्रिकेट से, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, तो ये रोल डिफाइंड की इस्तेलाह जो ये क्या है जनाब? ये नए जो कोचिंग इन्वेंशन हुई है, नए कोचेज आए, ये लेवल 1 लेवल 2, ये उसका जो है ना ये रिस्पांस है, वहाँ से ये चीज़ें निकली हैं। रियल क्रिकेट अब आप देखें, पहले ज़माने में ज़्यादा पुराने अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान का सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर, जो अपनी बैटिंग पे भी टीम में इंक्लूड हो सकता था और अपनी बॉलिंग पे भी। जब मौका आता था, वो जो टेस्ट का प्लेयर था अब्दुल रज़ाक, वो T20 आज के ज़माने में टीम में आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वही मेरी बात आ गई दोबारा कि आप अपने डोमेस्टिक को, अपने प्लेयर्स को रगड़ा दें, जैसे आपने कहा, उनको पूरी परफॉर्मेंस जिन लड़कों ने की है 1000 रन प्लस कर रहे हैं, उनको आप मौका दें, वो आपके लिए बनेंगे। ये 2020 PSL की परफॉर्मेंस पे 2-3 इनिंग्स पे अब आप देखें, मिसाल के तौर पर हैदर अली को, हैदर अली बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग वो था और यंग है, अब ये वक्त उसके साथ है, लेकिन वो नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहा है। तो क्या और यंग नहीं है? और भी एक कराची का साइम अयूब है, गो के अभी ज़रा अर्ली है, लेकिन वो एक उनकी नज़र में होना चाहिए बोर्ड की। ठीक है, वो ओपनर है, आप उसको मिडिल ऑर्डर यानी 1 डाउन 2 डाउन पे भी उसको मौका दे सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी PCB को इस में काम करना पड़ेगा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और हम देख रहे हैं जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसमें मैं बात भी करूँगा, जावेद खान साहब का भी वर्डिक्ट लूँगा, साथ साथ आसिफ मुस्तफ़ा साहब से भी बात करेंगे कि जो मुदस्सिर नज़र, शोएब अख्तर, यूनुस खान, नाकिब जावेद, मैं नाम लेता जाऊँगा, राशिद लतीफ़, सबके सब जो हैं वो पाकिस्तान की टीम की इस कारकर्दगी से जो है वो गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मुतमईन नज़र आ रहे हैं तो हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और रमीज़ राजा साहब जो कहते हैं कि यही टीम है, यही टैलेंट है, ये आपकी टीम है, इसको सपोर्ट करें। और 80% हमारा सक्सेस रेशो है। किस तरह से 80% सक्सेस रेशो है, किस तरह हम जीत रहे हैं? 11वें नंबर का प्लेयर है, मैचेस जितवा रहा है, 120 रन 130 रन हमसे हो नहीं पा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ 128 पे हमारे 9 आउट हो जाते हैं, धानी जाके 148 तक स्कोर को पहुंचाता है, लेकिन हम इसी पे खुश हैं। रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, ऐसे ही बांसुरी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में भी बज रही है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम एनालाइज कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, डोमेस्टिक क्रिकेट को। और कल आसिफ भाई मेरे साथ जब सईद आजाद साहब मौजूद थे, एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनसे मैंने ये सवाल किया, तो ये सवाल आपसे भी बनता है कि जब आप ये देखते हैं कि आपके ऊपर टॉप ऑर्डर में ओपन कर रहे हैं आमिर सुहेल, सईद अनवर, दोनों एग्रेसिव प्लेयर हैं, कि जब ऊपर से एग्रेशन के साथ आपको स्टार्ट मिल जाता है तो उससे मिडिल ऑर्डर पर किस हद तक दबाव कम हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये बात जरूर करते हैं कि चूंकि बाबर आजम और रिजवान जो है ज्यादा ओवर खेल जाते हैं, इसलिए मिडिल ऑर्डर को उस तरह से परफॉर्म करने का, इनिंग क्राफ्ट करने का मौका नहीं मिल पाता, कि थोड़ा टाइम चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर को इनिंग अपनी स्टैब्लिश करने के लिए। देखिए सर, मैंने पहले बात की है, सारे एक्सक्यूजेज हैं। बात ये नहीं होती कि आपने परफॉर्म किया या नहीं किया, बात ये होती है कि आपकी जो प्रोसीजर है, जो एक्शन है, वो किस तरह के, आप जो खेलना चाह रहे हैं, जिस बॉल को खेलना चाह रहे हैं, उसको आपने किस तरह खेला, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपका खेलने का तरीका क्या था, जो भी आप बॉल खेले उसको आपने प्रॉपर क्रिकेट तरीके से खेला या हवाइयां उड़ाई, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है। इससे कोई, मैं ना बहुत पहले कह चुका हूँ, एक्सक्यूजेज हैं। अगर आपको 4 बॉल भी खेलनी, वो 4 बॉल आपने किस तरह खेले, ये देखने की बात है कि आपने उसको आप तरीके से, प्रॉपर क्रिकेटिंग वैल्यू से तरीके से उसको अप्लाई किया कि नहीं किया। ये तो डेफिनेटली आपको जब बात होगी तो कोई ना कोई आपको एक्सक्यूजेज, कोई ना कोई लूप होल्स आपको ढूंढना पड़ेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इट इज़ वेरी इररेलेवेंट कि जो ये बात करते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, आपको नहीं मिला। जो मौका मिलता है यही
क्रिकेट है, ये प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, जो मौका मिले उसमें आपको ठीक है। परफॉर्म। जज, आपको क्या लगता है कि हम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, या पोटेंशियल ही हमारे अंदर इतना नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर, या वाकई इनको इतनी जो एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज इनको मिल नहीं पा रही हैं? देखिए, असल में इस दफ़ा ऐसा हुआ, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई, बोर्ड ने बहुत ज़्यादा रिलाय कर लिया शान मसूद पे। अच्छा, शान मसूद ने पीएसएल में बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी और काफ़ी मीडिया का प्रेशर था बोर्ड के ऊपर कि शान मसूद को पिक किया जाए, और बहरहाल उन्होंने उनको पिक किया। लेकिन शान मसूद एक जेन्युइन आर्थोडॉक्स, एक बड़ी टेक्निक वाइज अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसने जब देखा कि उसके लिए दरवाजे बहुत वो बंद होते जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो उसने अपने आप को रिफॉर्म किया और T20 में उसने अपना एक पीएसएल के ज़रिए एक नाम बनाया और उसके ज़रिए वो आया। लेकिन यहाँ पर जब क्रंच सिचुएशन आई तो शान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि नेचुरल वो अटैकिंग बैट्समैन नहीं थे, वो ओपनिंग आर्थोडॉक्स बैट्समैन थे, टेक्निक अच्छी थी, साउंड थी। तो यहाँ पर बोर्ड जो है ना तैयार नहीं था इस सोच के साथ कि हो अगर शान मसूद ने परफॉर्मेंस नहीं तो फिर क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा एक सेटबैक हुआ हमारे। अच्छा आसिफ भाई, क्या लगता है आपको कि ये भी डिबेट एक चल रही है कि बाबर या रिजवान दोनों में से किसी एक को नीचे आ जाना चाहिए, 1 डाउन 2 डाउन, और फिर शान मसूद को ओपन करना चाहिए? आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? ये है कि जो चीज़ इसमें कोई बुराई नहीं कि ये जो कॉम्बिनेशन ट्राई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना चाहिए। तब तो बहुत देर हो चुकी है, ठीक है ना। फिर वो कहेंगे कि हम जब जाके वो मेन चीज़ों में आप फिर ट्राई करेंगे, वो फिर एक नया एक्सक्यूजेस का पिंडोरा खुल जाएगा कि भाई हमने ये ट्राई किया था, वो वर्क इट आउट नहीं हुआ। ये चीज़ें तो बहुत पहले ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मतलब ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरे इन समझ में आता है कि फ़खर ज़मान कैसे ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। फ़खर ज़मान क्यों नहीं ओपन करा, शर्जील खान इतनी परफॉर्मेंस कर रहा, डिसाइड कि वो जो जिस तरह लगता है फिजिकली वो एक अलग चीज़ है। अगर परफॉर्म कर रहा है तो इस फिट है, अगर वो फिट नहीं तो फिर डोमेस्टिक कैसे खेल रहा है उसको, इस मतलब जो वनडे की लेवल इंटरनेशनल से एक लेवल आप नीचे खिला रहे हैं ना। तो अगर अब उसको उसमें खिला रहे हैं तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट लेवल क्यों, जब लड़का परफॉर्म करता है उसका नेक्स्ट लेवल होता है पाकिस्तान टीम के लिए खेलना। तो अगर वो डोमेस्टिक खेल रहा है और उसको अलाउ कर रहे हैं उस फिजिकल उस पर भी, जिस पे आप उस पर एतराज करेंगे उस वजह से टीम में नहीं आ सकता, तो वो डोमेस्टिक क्यों खेलो? उसको कहो भाई पहले अपने आप को जो हम चाह रहे हैं वो बन गया और फिर डोमेस्टिक खेलो। तो ये बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। भाई, आपको लगता है कि जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना? जो आप बात अभी शर्जील खान के लिए कर रहे हैं, मैं चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टूडेंट हूं, यही बात आपके लिए भी की जाती थी। एक पाकिस्तान के बड़े कप्तान ये बात कहते थे, बल्कि मैं नाम ले देता हूं कि आपके लिए सुनने में आया कि इमरान खान कहते थे कि यार आसिफ मुस्तफा तो कहीं से क्रिकेटर लगता ही नहीं है। क्या ये हकीकत है? देखें वो पुरानी बातें नहीं सर, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं आसिफ भाई, इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि अभी शर्जील खान पे सेम वही लेबल लगाया जा रहा है। आप भी डोमेस्टिक का परफॉर्मर थे, आप पे भी ये लेबल लगाया गया, तो ये कब तक लेबलाइज करते रहेंगे हम? देखिए हर एक की अपनी पसंद ना पसंद चले। मेरा तो अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ है, क्योंकि प्रूफ कोई उसमें मुझे पास कोई अथेंटिसिटी नहीं है इस बात को मैं कंफर्म। ये बात आप तक पहुंची थी? लेकिन बात पहुंची तो जरूर थी, लेकिन मैं इसको जब तक मैं खुद ना कान से सुनूं तो मैं कैसे मान लूं इस बात को ना, ठीक है ना। क्योंकि क्रिकेट में होता रहता है बहुत सारी चीजें, बहुत सी बातें लोग करते हैं, लोग कहां से कहां पहुंचाते हैं। लेकिन शर्जील खान का मेन इश्यू उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ना एट द मोमेंट। उसको तो इसलिए पसंद नहीं किया, उसकी फिजिकल नहीं लगता कि बहुत बड़ा, उसकी फिजिकल ऐसी है कि वो नहीं लगता क्रिकेटर। तो एक दूसरी बात है ना, ठीक है ना। मेरी तो फिजिकल एक्सपीरियंस ऐसी कोई नहीं थी, वो क्यों नहीं था, क्या उन्होंने सोचा, या बात सही है गलत, वो भी हम इस पे डिस्कस, या वो पॉइंट नहीं सक बात करने का। बात करने का ये पॉइंट है कि वो शर्जील और फखर क्यों नहीं टीम में खेल रहे। अगर शर्जील खेल रहा है तो वो डोमेस्टिक कैसे खेल रहा है इस फिजिकल उस पर। इसी तरह आजम खान की बात होती है, मतलब नहीं कि वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन उसकी भी ये इशू है कि उसकी फिजिकल जो अपीयरेंस उसकी वो नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस कैसी, आई डिड नॉट फॉलो हिम के उसने कैसे परफॉर्मेंस की, लेकिन शर्जील तो परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो बस अपनी मर्जी है, जिस तरह जाना है खिलाना चाहें, जो प्लान है, कोई प्लान को मतलब ये कोई एक्सप्लेन नहीं करते कि किस प्लान के तहत खिला रहे हैं। बस टीम उठाई बना दी, 4-5-6 ऐसे प्लेयर हैं कि तू चल मैं आया वाली बात है। मतलब किसी को अगर बाबर और रिजवान आउट होते हैं उसके बाद हम कहते हैं चलो जी टीवी बंद करो। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया आसिफ भाई ने। जावेद साहब, आपको क्या लगता है शर्जील के हवाले से? क्योंकि मैंने आसिफ भाई से सवाल इसलिए किया क्योंकि हमें जिसको खिलाना है उसको हम किसी भी तरह खिला देते हैं। आसिफ मुस्तफा जैसे टैलेंटेड प्लेयर को अगर आपने राइट ऑफ करना है, शर्जील को राइट ऑफ करना है, आजम खान को आपने राइट ऑफ करना है, तो फिर 10 किस्म के एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। अभी मोहम्मद वसीम जो अपने मनपसंद लोगों को उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए आके, उन्होंने ये कहा कि आजम खान को अपनी अगर क्रिकेट खेलनी है तो अपनी फिटनेस को बेहतर करना होगा। तो भाई यही आजम खान थे जिनको आप दुबई लेके जा रहे थे, यूएई में वर्ल्ड कप खिलाने लेके जा रहे थे, उस पर इनकी फिटनेस नजर नहीं आई थी। नहीं, देखें ये बिल्कुल गलत बात है कि फिटनेस बेहतर करना होगी। मैं आजम खान को एक एनालॉजी ड्रा करूंगा। हॉकी में जब पाकिस्तान ने लोहा मनवाया था, एक हॉलैंड के प्लेयर थे पॉल लेजेंड,
बेंच पे बैठे होते थे और जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता था तो उनको बुलाते थे, और उस ज़माने में पूरे नेट पे गोल पोस्ट पे नहीं, सिर्फ तख्ते पे लगना होती थी, तो वो आके गोल मारते थे, जाके बैठ जाते थे। तो पाकिस्तान को 2 प्लेयर ऐसे चाहिए, जैसे आसिफ अली। अब आसिफ अली काफ़ी मैं देख रहा हूँ वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको सौंपा गया। तो आज़म खान पॉल लेजेंड बन सकते हैं क्रिकेट के। आज़म खान को अगर आप 6 बॉलों पे अगर 30 रन बनाने हो तो आज़म खान में वो कैपेबिलिटी है। तो आपने उस फिटनेस का क्या करना है, उसको अपना एक रोल दें और वो आके अपना परफॉर्मेंस दे। तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन और भी आप उस्मान कादिर के बारे में क्या ख्याल है? शर्जील खान के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि शर्जील का देखें, T20 में फिटनेस बहुत ज़रूरी है। वही बात है जो इन्होंने आसिफ भाई ने बात बोली कि मैं तो फिट लगता था ना, मैं तो प्लेयर लगता था। शर्जील का जो है ना वो एक फिट प्लेयर नहीं लगता है, चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन वो ओपनर है तो उनको ज़रा फिटनेस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, जिस तरह से खेलते हैं आसिफ भाई का ये कहना ये है कि पावर प्ले का अगर इस्तेमाल फ़खर कर सकते हैं, शर्जील कर सकते हैं, आज़म कर सकते हैं, तो वाई नॉट कि इनको इंक्लूड नहीं किया जाता टीम में? बेहतरीन अगर मैं समझता हूँ तो फ़खर को ओपन आना चाहिए उसके साथ, रिजवान या बाबर के साथ। बाबर के साथ इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि फ़खर तेज खेलेंगे और बाबर थोड़ा टाइम लेते हैं ना अपने आप को सेट करने में। तो मैं ये समझता हूँ। लेकिन शर्जील के लिए एक अभी पहले एक उसको सीरीज मिलनी चाहिए थी, जैसे अभी इंग्लैंड की थी। अगर इधर कुछ परफॉर्मेंस देते तो हम आगे के बारे में सोचते। लेकिन शर्जील हाँ जब खड़े हो जाते हैं तो फिर वो जो दिन होता है वो फिर कोई उनको आउट नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ एक अच्छी चॉइस होगी। शर्जील के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, आसिफ मुस्तफा साहब का जो इनपुट भी लेंगे, जावेद साहब से भी हम बात करेंगे कि शर्जील को खिलाना पाकिस्तान के लिए, इस जैसे ब्लास्टर को खिलाना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। और आसिफ मुस्तफा साहब ने परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया जाके, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जाके पाकिस्तान की टीम से क्या तवक्कात हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं, शोएब अख्तर की बात करें, यूनुस खान की बात करें, मुदस्सिर नज़र साहब की बात करें, आकिब जावेद की बात करें, या और भी दीगर प्लेयर्स की बात करें, वो इस टीम से किसी तक मायूस नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुतमईन नज़र आ रहे हैं तो चेयरमैन रमीज़ राजा और मोहम्मद वसीम। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करें पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में इम्कानात के हवाले से। आसिफ भाई, आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया में आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। अब इस टीम से क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि क्या ये टीम वहाँ पे परफॉर्म करेगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर जो यूएई की डेड पिचेस के ऊपर शॉर्ट पिचेस पे स्ट्रगल करते नजर आए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्ट्रगल करते नजर आए, तो वहाँ पे बाउंसी ट्रैक होंगे, वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है? देखिए, हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स जिसके आपने बयान मैंने भी देखे स्लाइड्स में, तो वही मेरी भी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम उनसे अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो जिस तरह हम चाह रहे हो खेल सके। अगर वो खेल दें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो भी अब टीम की सपोर्ट तो हमारी रहेगी उनके साथ ना, क्योंकि हम हमारे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। लेकिन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वहाँ लैक करते हैं कि हम वहाँ पे चांसेस हमारे कम है कि हम उसमें कामयाब हो सके। अगर पिच बाउंसी और दूसरी टीमों ने वही शॉर्ट पिच बाउंसर्स के ऊपर या शॉर्ट पिच पिचेस पे ही रखा उनको, तो ये हमें मुश्किल पैदा हो गया, बिल्कुल होगी। अच्छा जावेद भाई, अभी आप डोमेस्टिक की बात कर रहे थे और आप ग्रास रूट के आदमी हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया का जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो सक्सेसफुल है? वो 2-3 टीमें एक ही 2-3 उनकी टीम है वो तकरीबन एक ही स्टैंडर्ड की हैं। हम यहाँ पे फॉलो करते हैं इंग्लैंड का सिस्टम, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। हम क्यों नहीं देखते कि इंडिया अपने डोमेस्टिक को इज्जत दे रहा है, रणजी ट्रॉफी को इज्जत दे रहा है, वहाँ से टीम इंडक्ट कर रहा है? देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा सिस्टम बेहतर है पाकिस्तान के लिए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ईयर्स एंड ईयर्स लाइक 3 डेकेड से ज़्यादा जो है वो हुई। अब ये नया सिस्टम आया, अब इस सिस्टम को अभी चला नहीं है इतना, 3 साल शायद 3 सीज़न हो चुके हैं, अभी इसके जो रिज़ल्ट्स नहीं आए। अब जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो फिर आप कंपेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए प्लेयर्स, तो एक नए अपकमिंग प्लेयर्स में एक उम्मीद का जो है ना वो ख़त्म हो गया उनके अंदर, एक उम्मीद कि हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ वो क्रिकेट खेले जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है, डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसका दूसरा भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक स्टेबलाइज करना पड़ेगा। इंडिया ने जो बहुत पहले कर लिया, उनके यहाँ इतनी ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं होती। उन्होंने पहले गैर मुल्की कोचेज़ लेकर आए, जब अपने कोचेज़ उस लेवल पर आ गए, उनके काफ़ी पढ़े लिखे जैसे अभी राहुल द्रविड़ हैं,
अनिल कुंबले काफ़ी सर्व करके गए। हमारे पास अभी उस लेवल के अच्छे प्लेयर हैं, रह चुके हैं, लेकिन कोच करना एक डिफरेंट बिल्कुल बॉल गेम है, खेलना एक अलग है। तो लेकिन इंडिया इस वक्त उस मकाम पर है कि उनके अपने कोचेज उस लेवल पर आ गए, उनको गैर मुल्की ग्रेग चैपल टाइप के अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि हम अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं? हम अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को टीम में सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसको दिल चाहता है उसको एक एक दो दो मैचेस की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया में जब तक रणजी ट्रॉफी के अंदर कोई परफॉर्म नहीं करे वो टीम में आ नहीं सकता है। देखें, जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये तो आज की बात तो है नहीं, ये तो बहुत अरसे से चला रहा। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्म किया और उनको एक में कभी बहुत से चांस ही नहीं मिला, और किसी को अगर एक दो चांस मिला उसके बाद पूछा ही नहीं गया। इवन उन्होंने दोबारा आके परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में, उनको वापस ही नहीं बुलाया गया, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ही कंप्लीट डिस्कार्ड कर दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पुरानी बच्चे रहता हूँ कि पहले हम लोग खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तरफा कि डिपार्टमेंट अलग खेलते थे, एसोसिएशन अलग खेलते थे। लॉन्ग टाइम बैक, मोर देन 20 ईयर्स, 30-25 ईयर्स जब के एक मीटिंग में हम थे, मतलब वो बुलाते थे ना स्टेक होल्डर्स डोमेस्टिक क्रिकेट से पहले, तो उनको मैंने सजेशन दी थी जो बाद में एक चली भी कि अब डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट और एसोसिएशन को साथ साथ खिलाएं। उसकी वजह ये थी कि ठीक है, एसोसिएशन के प्लेयर उस वक्त बेसिकली एट द टाइम वो थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, लेकिन जब वो अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स खेलेंगे तो इम्प्रूव करेंगे। और उसका नतीजा आप देखें, एक विल्स कप में लॉन्ग टाइम अगो विल्स कप में रावलपिंडी की टीम फाइनल खेली थी हबीब बैंक के साथ, तो ये उसका फिर फैसलाबाद, पेशावर, ये दूसरी टीमें जीती, मुल्तान, ये टीमें ऊपर आई और उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया अलॉन्ग द डिपार्टमेंट्स टीम। तो उसमें क्या फायदा होता था कि डिपार्टमेंट्स के प्लेयर जो अपने खेल रहे, फिर उनके पास जो रेस्टोरेशन के प्लेयर्स थे, जो अच्छे प्लेयर थे सेकंड टीयर के, वो एसोसिएशन में खेलते, तो आपके नंबर ऑफ पूल बढ़ जाता था, तो उसमें आपको काफी प्लेयर मिलते थे। लेकिन अगर कादन ट्रॉफी अलग हो रही है और डिपार्टमेंट अलग होती थी, तो उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट के प्लेयर्स कादन ट्रॉफी से आके हमें खेलते थे, जिसकी वजह से जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा चांस कम मिलता था कि वो सारे टीम, हर एसोसिएशन अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन सर एक और भी तो चीज है ना आसिफ भाई, थोड़ा सा वक्त मेरे पास महदूद है, कोई 1-1.5 मिनट ही रह गया, जावेद भाई से भी इनपुट लेना है। एक और भी तो चीज है ना कि हमारे इनसिक्योरिटी बिला वजह की पैदा कर दी जाती है। वहां पे जो है वो विराट कोहली रेस्ट करते नजर आ रहे हैं, मोइन अली ने भी आपको देखा इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के जो कैप्टन है T20 में, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में वापस आने का चांस नहीं है। हमारे प्लेयर जो है वो अभी तक हम घूम फिर के फिर वही कहते हैं कि शोएब मलिक को लेकर आ जाओ, तो इसको लेकर आ जाओ, पुराने प्लेयर को अभी तक हम लोग याद कर रहे होते हैं। नहीं, उसकी वजह ये होती है कि जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको, क्योंकि कंट्री के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई एज मैटर करती, जो कंट्री के लिए किसी एज में परफॉर्म कर रहे हैं उसको टीम के अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको उसका पैरेलल प्लेयर तैयार करना चाहिए, वो जो हम कर ही नहीं रहे, शुरू से नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा पैरेलल प्लेयर की बात कर रहे हैं, जावेद से भी जाते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि डोमेस्टिक से आप जुड़े में, ये जो डोमेस्टिक में जो फॉरेन कोचेस लेकर आ रहे हैं, आसिफ मुस्तफा पाकिस्तान का एक प्राइड है पाकिस्तान की, वो अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, जलालुद्दीन अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, सलमान बट सिंगापुर में जाके कोचिंग कर रहे हैं, हम बाहर से कोचेस बुला रहे हैं। लेकिन पहले आसिफ भाई से ये पूछे क्या इन्होंने अप्लाई किया पीसीबी में एज ए कोच? तो सर अप्लाई करने की जरूरत क्या है जब इनके क्रेडेंशियल्स पता है, जब इनकी परफॉर्मेंसेस पता है, ये पता है कि बंदा पाकिस्तान की डायनामिक्स को बेहतर जानता है, तो हम क्यों रिस्पेक्ट नहीं करते? हाँ देखें, एक इसके ना दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है कि जो लोकल कोचेज होते हैं ना, वो उनके फेवरेट्स हो जाते हैं और वो लॉबी सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। जो फॉरेन कोच आता है ना, वो उसके लिए कोई फेवरेट नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है। फॉरेन कोचेज ने तो यहाँ पे बेटे बना के गए हैं, यहाँ पे प्लेयर्स को अपना क्या मैं कहूँगा बेटों की तरह ट्रीट करके गए, ये तो एक मिसाल है ना यहाँ पे भी। तो जी, कौन सा कोच? देखिए अर्थर के साथ सरफराज का जो मामला था, कितने क्लोज थे सरफराज, इसके अलावा डेविड वॉटमोर ने कितने प्लेयरों को अपना क्लोज बना के गए, वो जेफ लॉसन के साथ कितने जो फेवरेट हो गए थे, मतलब बॉब वुलमर, यूनुस खान के कितने क्लोज हो गए थे। मैं वक्त का मैं नहीं तो हिस्ट्री गिरा दूं आपको। नहीं, मेरा मतलब फेवरेटिज्म का शिकार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इसका हिस्सा बन गए थे फेवरेटिज्म का। बिल्कुल, पसंद ना पसंद उनके अंदर भी आती है, इंसान तो वो भी है ना। क्विकली बताइएगा। चले, मतलब अगर ऐसा है तो फिर तो जाहिर है अपने कोचेज होने चाहिए, अगर ये बात उनमें भी है तो। आसिफ भाई आप क्या कहेंगे? नहीं, कोचेस जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने सुना कि फॉरेन कोचेस आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि मतलब हमारे ऑलरेडी कोचेस जब वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल कोचेस पे, तो उनको क्यों डाउनग्रेड किया जा रहा है, उनके ऊपर लाके क्यों बिठाया जा रहा है। जैसे गुलाम अली है, उसने सिंध की टीम कितना किया, उसके ऊपर लाके एक फॉरेन कोच बिछा दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये सही डिसीजन है। लेकिन उसकी कोई जब वो करे तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देगा, हम उनका प्लान क्या है उस कोच को लाने का, मकसद क्या है, ताकि जो आपके फैन बेस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, पता हो कि इस
एक्शन के पीछे एक्चुअली मतलब क्या ठीक था है। तो वो पता होता नहीं, तो इसलिए ये चीजें पैदा होती हैं कि इतनी सारे ठीक। जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, थैंक यू सो मच जावेद खान साहब, आपने आज के शो के लिए वक्त निकाला। और हमेशा की तरह जब हमारे गेस्ट बहुत अच्छा बोलते हैं तो थोड़ी सी तशनगी सी फील होती है। इंशाल्लाह अगले आने वाले शोज़ में भी आपको मदू करेंगे। आसिफ भाई, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले आने वाले शोज़ में भी जी स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालिएगा। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।